हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों की क्लास 14 है और इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अभिकर्ता के अधिकार और अभिकर्ता के कर्तव्य। हम लोगों ने एजेंसी कवर कर लिया है, मालिक और एजेंट की डेफिनेशन भी देख ली है, नौकर एजेंट के बीच में डिफरेंस भी देख लिया है, एजेंट के टाइप कितने होते हैं, एजेंसी का क्रिएशन कैसे होता है। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि अभिकर्ता के अधिकार क्या होते हैं और दूसरा टॉपिक कि अभिकर्ता के कर्तव्य क्या होते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि कुछ बच्चे कह रहे थे मैम जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उससे चैनल नहीं ओपन हो रहा है। तो आपको हम बता दें, ये आप लोग नाम देख लो, कृतिका BLLB, बिल्कुल इसी तरीके से आप टेलीग्राम पे सर्च करना जा करके आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वो लिंक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं ओपन होता है उससे। ठीक है, बाकी आप लोग सर्च करना मिल जाएगा। इसमें क्या है कि कुछ पहले के जो सिलेबस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और बुक्स के कुछ PDF वगैरह इसमें अपलोड हैं। तो आप लोग एक बार चैनल को जा करके सर्च करना और सभी लोग इससे जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आगे और भी कुछ जैसे बुक के रिव्यूज वगैरह हम डालते हैं तो उसके जो PDF होते हैं वो इसी में डाल देते हैं। ठीक है, और बाकी PDF वगैरह जो है नोट्स के भी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भी अपलोड हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। और बाकी के जो आपके जो लेक्चर होते हैं यूट्यूब पर तो उनके सारे PDF मैं इस वेबसाइट पे अपलोड कर देती हूँ और उनकी जो लिंक होती है वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है आप लोगों की, अगर इसका भी PDF चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक दी है, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे राइट्स देखते हैं। तो ये यहाँ पे 4 अधिकार हैं, जो अभिकर्ता है उसके 4 अधिकार हैं। मेन पहला आपका है कि पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, मतलब जो भी एजेंट काम कर रहा है मालिक के लिए, मेहनत कर रहा है, तो उसका जो भी कमीशन जो डिसाइड किया एजेंट ने या जो भी उसका मेहनताना है वो प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा अधिकार है मालिक की उपेक्षा से हुई क्षति के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। और चौथा है मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। ये मेन इसके 4 अधिकार हैं, लेकिन हमें एग्जाम में इनको एक्सप्लेन भी करना होता है, तो अब उसके लिए थोड़ा केस वगैरह के साथ भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अधिकार जो है एजेंट का वो है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। यानी जो भी उसने मेहनत किया हुआ है, जो भी एजेंट ने मालिक के लिए काम किया हुआ है, तो उसके बदले में जो कमीशन देना था एजेंट को, चाहे वो तय किया गया हो या ना तय किया गया हो, तो वो कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, जो भी उसने मेहनत करी है उसके बदले में मेहनताना अपना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या एग्जाम में कि एजेंट मालिक से तय किया हुआ पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। यदि पारिश्रमिक तय नहीं किया गया था तो वह कार्य की प्रकृति को देखते हुए युक्त पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। ठीक है, अगर कमीशन जो है मालिक ने नहीं तय किया था कि तुमको कितना देंगे कमीशन इस कार्य के बदले में, तो बाद में उसके कार्य को देखते हुए जो भी उचित लग रहा हो कि हाँ इतना इसको मिलना चाहिए, तो वो जो है एजेंट प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु वह अपने पारिश्रमिक पाने का अधिकारी तभी होता है जब उसने अपना कार्य या कर्तव्य पूरा कर दिया है। यानी एजेंट जो है तभी उसको मिलेगा पारिश्रमिक जब मालिक ने जो भी उसको काम सौंपा था उस काम को पूरा किया हो, अच्छे से किया हो। ऐसा नहीं कि काम जो है आधा अधूरा है और जो है अपना कमीशन मांगने लगा, ऐसा नहीं कर सकता है वो। यह एजेंसी के करार की शर्तों को पूरा कर दिया है, चाहे उसके कार्य से या सेवा से मालिक को लाभ हो अथवा नहीं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि जो एजेंट है अगर उसने मालिक के द्वारा जैसे कहा गया था काम करने के लिए बिल्कुल वैसे ही किया है और एजेंसी की जो शर्तें थी बिल्कुल उन सारी शर्तों को पूरा किया है और उसी के अनुसार काम किया है, तो फिर उसके बाद मालिक को चाहे लाभ हो या उसको नुकसान हो, एजेंट को जो है उसको तो अपना कमीशन मिलेगा ही। ठीक है, वहां पर जो है आपका ये मालिक मना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कमीशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपका एक केस भी है, बहुत अच्छा केस है, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। केस आपका है टर्नर बनाम गोल्ड स्मिथ 1891 का केस है। इस वाद में प्रतिवादी कमीजों के निर्माता थे तथा उन्होंने वादी को 5 वर्षों के लिए अपना एजेंट नियुक्त किया था तथा एजेंट का कार्य मालिक की वस्तुओं के लिए ऑर्डर लाना तथा उसका विक्रय करना था। एजेंट का क्या काम था? मालिक के लिए वस्तुओं का ऑर्डर लाएगा और उनको बेचेगा। ठीक है, 5 वर्ष व्यतीत होने के पूर्व फैक्ट्री में आग लग गई तथा प्रतिवादी ने अपना कार्य पुनः आरंभ नहीं किया। यानी जो मालिक था उसने अपना काम जो है पुनः आरंभ नहीं किया, अतः उसने वादी की एजेंसी को समाप्त कर दिया। एजेंट ने संविदा के उल्लंघन के लिए वाद किया।
तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ अपील ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए ये कहा कि संविदा में विवेचित निबंधन था कि वादी को 5 वर्ष तक कमीशन अर्जित करने दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपका एजेंट है उसने संविदा की सारी शर्तें पूरी करी, जैसे उसको काम करने के लिए कहा गया था वैसे उसने काम किया था। यहाँ पे एजेंट ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी थी, ठीक है। तो अब मालिक का भी ये कर्तव्य है कि मालिक जो है उसको पूरा पूरा कमीशन दे। बेशक उसने काम नहीं आरंभ किया, बेशक उसको लॉस हुआ, लेकिन जब एजेंट का अपॉइंटमेंट किया गया था, उसकी नियुक्ति करी गई थी, इस आधार पर करी गई थी कि एजेंट जो है 5 साल तक इस कंपनी के लिए काम करेगा, ऑर्डर लाएगा और वस्तुओं को बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो है इसका अधिकार है एजेंट का कि बेशक कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो वादी है उसका कमीशन 5 वर्ष तक का कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है, ठीक है। एजेंट का दूसरा अधिकार है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंडेमनिटी, यानी जो भी नुकसान हुआ है एजेंट को, जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसके संबंध में इंग्लिश विधि में क्या लॉ है, तो इंग्लिश विधि के अनुसार यानी अंग्रेजी विधि के अनुसार एजेंट तथा मालिक के मध्य क्षतिपूर्ति की एक विविचित संविदा होती है कि एजेंसी के कारोबार में एजेंट की सभी हानि को मालिक पूरा करेगा, परंतु यदि हानि एजेंट के दोष या उपेक्षा के कारण हुई है तो मालिक ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं होगा। यानी इसमें क्या होता है, इंग्लिश लॉ में क्या है कि अगर एजेंट के द्वारा उसी की गलती की वजह से या उसकी लापरवाही की वजह से अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो फिर मालिक जो है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। अगर वो सही से काम कर रहा है, कोई लापरवाही नहीं उसने करी है, अच्छे से मतलब काम किया है, तब तो वहाँ पे जो है मालिक कारोबार के दौरान जितने भी वो काम करेगा, सभी कार्य के दौरान कोई भी अगर उसको कोई नुकसान या क्षति हो जाती है तो उसकी भरपाई करेगा, ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम जो कि आपका 1872 का है, उसकी धारा 222 में ये प्रावधान है कि एजेंट का नियोजन उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए जो कि ऐसे एजेंट के अपने प्रदत्त अधिकार के प्रयोग में किए गए हैं, ऐसे अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यानी एजेंट को मालिक के द्वारा जो भी विधिपूर्ण कार्य सौंपे गए थे और उन कार्यों को करने के दौरान अगर उसे कोई भी क्षति होती है, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो मालिक जो है ऐसे अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और ये एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक का है, एक खा है और एक गा है। यहाँ पे का जो है जो कि एक प्रिंसिपल है जो कलकत्ता में रह रहा है, और दूसरा है खा जो कि आपका एक एजेंट है जो कि सिंगापुर में रहता है, और तीसरा जो पर्सन है वो है गा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि सिंगापुर में खा कलकत्ते के का के अनुदेशों के अधीन गा से खा को कुछ वस्तुएं परिधान करने के लिए संविदा करता है। यानी मालिक के आदेशों के अनुसार जो खा है ये गा से ये संविदा करता है कुछ वस्तुएं देने की। का खा को वस्तुएं नहीं भेजता, यानी जो मालिक है वो खा को वस्तुएं नहीं भेजता है, तो फिर गा क्या करता है, यहाँ पे खा के ऊपर संविदा भंग का वाद ले आता है, ठीक है, इसके ऊपर केस कर देता है। जिसके बाद खा का को सूचना भी देता है इसकी कि जो गा है, जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ हमने संविदा करी थी वस्तुओं को देने की, अब उसने जो है हमारे ऊपर संविदा भंग का केस कर दिया है, तो का उसे वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है। यानी का जो कहता है कि ठीक है तुम जो है किस केस को लड़ो और जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। और उस केस को लड़ने में खा के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया गया, जो भी उसको नुकसान हुआ, वो सारा नुकसानी या खर्च जो है वो मालिक से प्राप्त करने का अधिकारी है। और यहाँ पर का जो मालिक है वो उसका ये दायित्व है कि वो खा की क्षतिपूर्ति करे, जो भी उसको नुकसान हुआ है उस केस को लड़ने में तो उसकी भरपाई करे। परंतु याद रखना, यदि संविदा में अभिव्यक्त रूप से प्रतिफल का उपबंध है, मतलब एक्सप्रेस तौर पे ये डिसाइड है कि कितना जो है प्रतिफल एजेंट को दिया जाना है, तो धारा 222 के अधीन एजेंट अभिव्यक्त प्रतिफल से अधिक पाने का अधिकारी नहीं है। और ये किस केस में हेल्ड किया गया? आलोपी प्रसाद वर्सेस भारतीय संघ भारत संघ के केस में डिसाइड किया गया, और ये 1960 का केस है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एजेंट का तीसरा अधिकार है मालिक की उपेक्षा से हुई क्षति के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। अभी उसमें क्या था कि एजेंट को क्षतिपूर्ति का अधिकार था, यानी काम करने के दौरान उसका जो नुकसान होता है उसको मालिक से प्राप्त करने का अधिकार था।
इसमें क्या है कि मालिक की उपेक्षा की वजह से, अगर मालिक की लापरवाही की वजह से अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है, कुछ भी क्षति होती है, तो वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी एजेंट को है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि मालिक द्वारा अपने एजेंट को मालिक की उपेक्षा से या उसके कौशल के अभाव से अगर कोई ऐसी क्षति हो जाती है, एजेंट को कोई भी नुकसान हो जाता है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति करने के लिए मालिक बाध्य होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, का जो है वो घर बनाने के लिए खा को नियुक्त करता है, ठीक है, लेकिन घर बनाने के लिए जब भी ऊंचाई में काम होता है तो वहां पे पाड़ बांधा जाता है, ठीक है, जिससे कि मिस्त्री जो है ऊपर काम कर सके ऊंचाई पर। तो ये पाड़ जो है वो खुद का ही बांधता है, और जबकि इसमें कोई उसको विशेष नॉलेज नहीं था कि कैसे बांधा जाता है एक अच्छा पाड़, उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो बांध देता है। अब जिसके बाद परिणाम क्या होता है कि ये पाड़ बीच में टूट जाता है, जिसकी वजह से खा नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो अब ऐसे में जो जो कि मालिक के तौर पे काम, मालिक यहाँ पे है, तो का की वजह से जो भी नुकसानी हुई है, जो भी चोट लगी है, जो भी क्षति हुई है खा को, तो ये प्राप्त करने का अधिकार भी है एजेंट को। इसके बाद चौथा अधिकार है मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। धारणाधिकार का मतलब कब्जा करने का अधिकार, ठीक है, यानी किसी संपत्ति को या वस्तु को धारण करने का अधिकार। इसमें क्या है, ये होता क्या है अधिकार, जैसे कि सपोज मालिक जो है एजेंट को कोई काम कहता है करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहता है और कहता है कि उसके बदले में हम तुमको इतना कमीशन देंगे। तो सपोज अगर प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी अगर जो मालिक है एजेंट को कमीशन नहीं देता है, तो यहाँ पे मालिक एजेंट के पास ये अधिकार है कि वो अगर उसके पास उसका कोई कागज है, कोई प्रॉपर्टी के कागज है या फिर कोई वस्तु है मालिक की, तो उसको तब तक अपने पास कब्जे में रख सकता है जब तक कि मालिक उसका जो कमीशन तय था देने के लिए, जब तक वो दे नहीं देता है। संविदा अधिनियम की धारा 221 के अनुसार एजेंट को किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में यह अधिकार है कि मालिक को उन वस्तुओं, कागज पत्रों और अन्य संपत्ति को, चाहे वह चल हो या अचल हो, जो ऐसे एजेंट को प्राप्त हुई है, तब तक अपने कब्जे में रख सकता है जब तक कि कमीशन, परिव्ययों और सेवाओं के लिए उसे सोध्य रकम नहीं दे दी जाती या उसका लेखा नहीं दे दिया जाता। जब तक कि जो भी उसका कमीशन था या जो भी उसको खर्चे देने थे या जो भी उसके सैलरी जो तय करी गई थी, ठीक है, या फिर उसका अगर हिसाब किताब भी नहीं किया गया है, तो तब तक के लिए वो उसकी मालिक की संपत्ति को अपने कब्जे में रख सकता है। यहाँ पर एक केस है, कृष्णदास बनाम गणेश नाम का केस है। इस वाद में न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट करते हुए कहा गया कि एजेंट का धारणाधिकार होता है, ठीक है, किंतु मालिक का स्वामित्व होता है। एजेंट के पास जो भी वस्तु है उस पर वो सिर्फ कब्जा रख सकता है, उसको धारण कर सकता है, ठीक है, वो उसका स्वामी नहीं हो सकता है, ठीक है। स्वामी उसका जो है केवल और केवल मालिक ही रहेगा, ठीक है। जब वस्तुएं खो जाती हैं, एजेंट का धारणाधिकार खो जाता है तथा मालिक वस्तुओं को खो देता है। एजेंट के पास जो भी संपत्ति मालिक की थी, अगर वो खो जाती है तो वहां से एजेंट का जो धारणाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। दोबारा से जो है अगर वो वस्तु मालिक को मिल जाती है तो फिर से उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकता है, ठीक है। अब वैध धारणाधिकार की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिनमें पहली है वस्तुओं पर एजेंट का विधिपूर्ण कब्जा होना चाहिए। दूसरी शर्त है धारणाधिकार से असंगत कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और तीसरी है संपत्ति जो है मालिक की होनी चाहिए, वो किसी और की संपत्ति पे कब्जा नहीं रख सकता है। चौथी शर्त है एजेंट की हैसियत से संपत्ति प्राप्त की जानी चाहिए। पांचवी है धारणाधिकार तीसरे पक्षकारों के अधिकारों के अधीन होता है। तो अब हम लोग अभिकर्ता के मालिक के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होंगे और ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये टोटल जो है 9 इसकी ड्यूटीज हैं एजेंट की, क्या है उनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन में समझ लेते हैं। एजेंट का पहला कर्तव्य है मालिक के निर्देशों के अनुसार कारोबार का संचालन करने का कर्तव्य, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मालिक जैसे निर्देश दे रहा है, मालिक जैसे बता रहा है कि इस काम को ऐसे करना है, एजेंट को वैसे ही करना होगा। वो अपने किसी तरीके से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कर तो मालिक के लाभ के लिए ही काम रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसकी वजह से मालिक को कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या हम एग्जाम में, तो एजेंट अपने मालिक का कारोबार मालिक के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार या ऐसे किन्हीं निर्देशों के अभाव में, यानी अगर मालिक वहां पे निर्देश नहीं दे रहा है, कोई भी आदेश नहीं दे रहा है कि इस तरीके से तुमको काम करना है,
तो वहां पर अगर उस स्थान में जहां पर व्यापार चल रहा है वहां पर कोई अगर कोई प्रथा है, मतलब कोई तरीका है कि इस तरीके से व्यापार जो है किया जाना है, इसका कारोबार जो है इस तरीके से संचालित किया जाएगा, तो वहां पे एजेंट की ड्यूटी है कि वो उसी तरीके से जो भी कस्टम चली आ रही है उस व्यापार में उसी हिसाब से उसको काम करना होगा। और जब एजेंट अन्यथा काम करता है, यानी जब एजेंट जो है अपनी मर्जी से काम करता है, मतलब मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है, ना ही उस कस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है किसी दूसरे तरीके से, और तब यदि कोई नुकसान हो जाता है मालिक को, कोई भी हानि या पैसे का या किसी भी तरीके से कोई भी लॉस हो जाता है मालिक को, तो यहाँ पर एजेंट को मालिक को हुई इस हानि की पूर्ति करनी होगी, यानी उसके नुकसानी की भरपाई करनी होगी। और कोई भी लाभ अगर उसको होता है तो उसका लेखा भी मालिक को देना होगा। यहाँ पर एक केस है सालोमन वर्सेस बार्कर का केस है, ये आपका 1862 का केस है। इस केस में क्या होता है कि एक दलाल को कुछ वस्तुएं उचित मूल्य पर बेचने को दी गई होती हैं, और उस व्यापार में एक रूढ़ी थी, काफी लंबे समय से चल रही एक कस्टम थी कि उस किसी भी वस्तु को बेचने से पहले वस्तु का मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। लेकिन जो एजेंट था उसने वस्तु का मूल्यांकन नहीं कराया और बिना मूल्यांकन के ही वस्तु को अनुपयुक्त दामों पर, बहुत कम दामों पर उसने बेच दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, मालिक को नुकसान हो गया। तो यहाँ पर न्यायालय ने उसे यानी एजेंट को हानि के लिए दायित्वाधीन ठहराया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ठहराया। ठीक है, जो भी नुकसान मालिक को हुआ है एजेंट की वजह से, तो एजेंट को जो है इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। दूसरा इसका कर्तव्य है युक्ति तत्परता तथा कौशल का प्रयोग करने का कर्तव्य। कौशल यानी स्किल। एजेंट का एक कर्तव्य है कि वो मालिक के लिए जब भी काम करे तो अपनी एक बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स का प्रयोग करके जो है उसके लिए काम करे, ताकि मालिक को कोई नुकसान ना हो। अब जैसे कि मालिक अगर घर बनाने के लिए मिस्त्री को रखता है कि तुम्हें जो है मेरा घर बनाना है, तो वहां पर अगर वो उसको घर नहीं बनाना आता है तो पहले उसको बता दे कि मुझे ये प्लास्टर करना नहीं आता है, मैं बिल्डिंग नहीं बना पाता हूँ अच्छे से। लेकिन अगर नहीं बता रहा है, उसको कह रहा है कि हाँ ये हम काम कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसको जो है उस काम को बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे कि बाकी के जो लेबर मिस्त्री हैं वो काम करते हैं, उस तरीके से उसको काम करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम कि एजेंट कारोबार का संचालन जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना ना हो उतने ही कौशल से करने के लिए बाध्य है जितना कि वैसे ही कारोबार में लगे हुए व्यक्ति साधारणतया करते हैं। एजेंट सदा ही युक्त कौशल से कार्य करने के लिए और ऐसे कौशल जैसा कि वह रखता है प्रयोग में लाने के लिए अपनी उपेक्षा कौशल के अभाव या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामों के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। यानी एजेंट को सौंपे गए कार्य को करने में जो भी उसके पास स्किल्स हैं तो उनका प्रयोग करेगा। अगर वो नहीं करता है, सपोज उपेक्षा लापरवाही बरतता है या उसका प्रयोग नहीं करता है और उसकी वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है तो फिर उस नुकसानी के लिए फिर वो बाध्य होगा, उसे फिर मालिक को जो है उस नुकसानी की भरपाई करनी होगी। किंतु ऐसी हानि के लिए जो कि ऐसी उपेक्षा या कौशल के अभाव या अवचार से अप्रत्यक्ष हुई है प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके बाद संविदा अधिनियम की धारा 212 ये कहती है कि एजेंट केवल अपनी उपेक्षा कौशल के भाव आदि के प्रत्यक्ष परिणामों के लिए जिम्मेदार है, वह ऐसे किसी परिणामों के लिए जो कि दूरस्थ हैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो भी एजेंट के द्वारा काम किया गया है और उसमें अगर कोई उसने लापरवाही बरती है जिसकी वजह से मालिक को कोई नुकसान हो गया तो उसके जो प्रत्यक्ष परिणाम है वो उनके लिए जिम्मेदार है। बाद में अगर किसी प्रकार का कोई नुकसानी किसी और तरीके से हो जाता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तीसरा इसका कर्तव्य है एजेंट का अपने व्यक्तिगत हितों को कर्तव्य के संघर्ष में ना आने देने का कर्तव्य। ठीक है, यानी जो एजेंट है उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट व्यक्तिगत हितों को जो है दूर ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि उसको घर बेचने के लिए, कोई कार बेचने के लिए मालिक ने कहा और उस कार को वो देख रहा है कि अगर हम अभी इसको बेचेंगे तो अभी इसके प्राइस कम है, अगर हम इसको खरीद लें खुद और बाद में हम इसको बेच लें, ठीक है, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकता कि मालिक ने उसे कार बेचने के लिए कही है और वो खुद ही कार को खरीद ले, ठीक है, ताकि वो बाद में उसका लाभ कमा सके। ऐसा नहीं कर सकता, उसे अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रखना होगा, अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, जो भी उसको कार्य कहा जा रहा है। इसमें क्या लिखेंगे, एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह एजेंसी का कार्य इस प्रकार करे कि अपने व्यक्तिगत हितों को कर्तव्य के संघर्ष में ना आने दे। अतः यदि किसी एजेंट को कुछ वस्तुएं बेचने के लिए नियोजित किया जाता है तो वो उन वस्तुओं को स्वयं नहीं खरीद सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे इससे जो प्राप्त लाभ है वो मालिक को देना होगा। इसके बाद इससे संबंधित एक केस है, बहुत अच्छा केस है, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा
केस आपका है डी ब्रुसे वर्सेस आल्ट 1878 का केस है। इस केस में चीन की एक कंपनी ने वादी को विक्रय हेतु एक जहाज दिया जिसका न्यूनतम मूल्य 90,000 पाउंड नियत किया गया था। वादी की सहमति से कंपनी ने प्रतिवादी, जो कि एक जापानी एजेंट था, उसको जहाज बेचने के लिए नियोजित किया। प्रतिवादी ने प्रयास किया परंतु वह जहाज बेचने में असफल हुआ। तत्पश्चात प्रतिवादी ने स्वयं जहाज खरीद लिया और 90,000 पाउंड दे दिया। ठीक है। कुछ समय पश्चात प्रतिवादी ने जहाज को 1,60,000 पाउंड में बेच दिया और जब मालिक को पता चला तो उसने एजेंट को हुए लाभ को प्राप्त करने के लिए वाद किया। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जब उसको पता चला कि एजेंट ने ऐसे किया कि मतलब उसने 90,000 पाउंड में खरीदा और बाद में आगे चल के उसने उसको 1,60,000 में बेच दिया, तो जो मालिक था उस जहाज का उसने उस एजेंट के ऊपर केस कर दिया कि ये जो उसको लाभ हुआ है उसको वापस दिलाया जाए मालिक को। ठीक है। न्यायालय ने मालिक के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि एजेंट उस लाभ को मालिक को देने के लिए बाध्य है। इस संबंध में विधि को स्पष्ट करते हुए न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि एजेंट मालिक की वस्तुओं को उसी दशा में खरीद सकता है जब मालिक को वह स्पष्टता बता दे तथा मालिक अपनी सहमति दे दे। ठीक है। अगर इसे जहाज खरीदना था तो उसे एक बार मालिक को पूछ लेना चाहिए था। ठीक है। बिना मालिक की सहमति के वो उसकी संपत्ति को, उसकी वस्तुओं को खरीद नहीं सकता है। ठीक है। ऐसे तो फिर चीटिंग करना हो जाएगा। इसके बाद एजेंट का चौथा कर्तव्य है गुप्त लाभ प्राप्त ना करने का कर्तव्य। यानी एजेंट का यह कर्तव्य है कि वो मालिक से बिना बताए या मालिक से छिपा करके कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कि मालिक ने उसे कोई संपत्ति या कोई वस्तु खरीदने के लिए कहा, अब उस वस्तु पे कोई डिस्काउंट था, मालिक को उसने बताया नहीं और उस डिस्काउंट का जो पैसा था उसने अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं कर सकता है। तो एजेंट का कर्तव्य है कि इस तरीके से वो मालिक से छिपा करके कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। अब इस संबंध में एक केस है हिप्पी सले वर्सेस नी ब्रदर्स का केस है। इस बात में क्या होता है कि वादी ने प्रतिवादी यहाँ पर एक नीलाम करता होता है। वादी ने प्रतिवादी को कुछ संपत्ति बेचने के लिए नियोजित किया। वादी ने करार किया कि वह प्रतिवादी को एक निश्चित कमीशन देगा। ठीक है। वादी यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल है, मालिक है, और प्रतिवादी यहाँ पर एजेंट है। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट को अपॉइंट करता है कुछ वस्तु को बेचने के लिए। ठीक है। और वहां पे डिसाइड भी होता है कि आपको जो है अगर आप इस वस्तु को बेच देते हो तो उसके बाद आपको इतना आपका कमीशन दिया जाएगा और कुछ निश्चित अन्य खर्चे भी दिए जाएंगे। प्रतिवादी ने उक्त धन वादी से लेते समय उसमें से वह रकम नहीं घटाई जो कि उसने मुद्रकों और विज्ञापकों से बट्टे यानी डिस्काउंट के मद में प्राप्त करी थी। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी बट्टे यानी डिस्काउंट के रूप में प्राप्त रकम जो है उसका लेखा देने का बाध्य है। मतलब उसको जो भी उसने विज्ञापन और मुद्रकों पे डिस्काउंट में जो भी उसने पैसा बचाया था अपने पास, उसको उसने बताया नहीं मालिक को कि हमने यहाँ से इतना पैसा बचाया है, और बाकी जो मालिक को कमीशन और निश्चित खर्चे देने थे उसने मालिक से ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि जो भी उसने गुप्त लाभ प्राप्त किया है एजेंट ने, वो उसका हिसाब किताब जो है वो मालिक को दे। और इसी प्रकार से यदि कोई एजेंसी के कारोबार के लिए कोई घूस प्राप्त करता है तो वह भी मालिक को देना होगा। ये किस केस में कहा गया, बोस्टन डीप सी फिशिंग एंड आइस कंपनी वर्सेस अनसेल 1888 का केस है। ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे केस आप लिखो, ये तो बस आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे केस दिए गए हैं। बाकी आप अगर एग्जाम में चाहो, आपका आंसर अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो आप कुछ सिलेक्टेड भी लिख सकते हो। ठीक है। एक केस ही लिख सकते हो, या केस नहीं लिख रहे हो सिर्फ एक्सप्लेन करके आप कोई इलस्ट्रेशन या कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके बाद पांचवा कर्तव्य है प्रत्यायोजन ना करने का कर्तव्य। एजेंट का ये कर्तव्य है कि मालिक के द्वारा जो भी काम उसको सौंपा गया है या उसने जो कार्य करने का भार अपने ऊपर लिया है, चाहे वो अभिव्यक्त रूप से लिया हो या विवेचित रूप से लिया हो, तो उस कार्य को वो स्वयं ही करे। उस कार्य को करने के लिए वो कोई अन्य व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जब तक कि उस व्यापार में ऐसी कोई प्रथा ना हो, ऐसा कोई चलन ना हो कि कोई व्यक्ति जो है एक उप एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। मतलब एजेंट जो है एक और एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। जब तक ऐसा कोई वहां पे प्रथा ना हो या फिर वहां पे आवश्यक ना हो ऐसा करना, तब तक जो है वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर आप ये केस भी कोट कर सकते हो। केस आपका वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, डी ब्रुसे बनाम आल्ट का केस है 1878 का। और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को ये केस का नाम भी याद हो गया होगा, है ना, डी ब्रुसे बनाम आल्ट 1878। इस केस में क्या होता है कि न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि सामान्य नियम यह है कि अभिकर्ता प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। ठीक है।
जिसका तात्पर्य है कि एजेंट मालिक के बिना प्राधिकार के जिन कार्यों को उसे स्वयं करना है किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है, क्योंकि एजेंसी की संविदा की जड़ व्यक्ति विशेष में विश्वास होने पर निहित है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो एक व्यक्ति मतलब विश्वास पे आधारित होती है। ऐसे कह सकते हो कि मालिक को जब किसी व्यक्ति पर विश्वास होता है तभी तो उस कार्य को करने के लिए उसको कहता है, ठीक है। अब अगर एजेंट भी किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कर दे उस कार्य को करने के लिए, या एजेंट जो है किसी तीसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए कह दे, तो पता नहीं उसका रिजल्ट वैसा हो कि ना हो जैसा कि मालिक चाह रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये नियम है कि जो एजेंट है वो बिना परमिशन के, मालिक की बिना अनुमति के जो है अपना काम किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट है लेखे देने का कर्तव्य, जिसके बारे में प्रावधान दिया गया है धारा 213 में। एजेंट अपने मालिक की मांग पर उचित लेखे देने के लिए बाध्य है, ठीक है। यानी मालिक के द्वारा जब भी एजेंट से हिसाब किताब मांगा जाएगा तो यहाँ पे एजेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। और बही खाते अभिकर्ता के अन्य कर्तव्यों के लिए भी आवश्यक हो जाते हैं, जैसे हिसाब के अनुसार बचे हुए धन को मालिक को भेजना। अधिनियम में कोई ऐसा अनुबंध नहीं है जो अभिकर्ता को मालिक से लेखा जोखा मांगने का अधिकार हो। याद रखिएगा, इसमें ये अभिकर्ता का कर्तव्य होता है कि उससे हिसाब किताब जब भी मांगा जाएगा मालिक के द्वारा उसको देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पे वो मालिक से नहीं मांग सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई उसको अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है मालिक को संसूचित करने का कर्तव्य या मालिक से संपर्क रखने का कर्तव्य। इसके बारे में प्रावधान धारा 214 में दिया गया है। इसमें प्रावधान क्या है कि एजेंट का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की अवस्थाओं में अपने मालिक को संसूचित करने के लिए और उनके अनुदेश अभिप्राप्त करने के लिए युक्त तत्परता बरते। ये यहाँ पर एजेंट का कर्तव्य है, यानी मालिक से वो कनेक्ट रहेगा, कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि समय समय पे जानकारी देते रहे वो कार्य की मालिक को। इसके बाद अगला इसका कर्तव्य है मालिक के लिए प्राप्त किए गए धन की देनगी का कर्तव्य। यानी जो भी एजेंट ने मालिक के लिए पैसा प्राप्त किया है उसको वापस मालिक को देना भी होगा। तो ऐसी कटौतियों के अध्याधीन अभिकर्ता मालिक की उन सभी राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है नेक्स्ट है मालिक के लिए प्राप्त किए गए धन की देनगी का कर्तव्य। ऐसी कसौटी के अध्याधीन नेक्स्ट है मालिक के लिए प्राप्त किए गए धन की देनगी का कर्तव्य। एजेंट ने जो भी मालिक के लिए पैसा धन प्राप्त किया है तो उसे वो मालिक को वापस देना भी होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि ऐसी कटौतियों के अध्याधीन अभिकर्ता मालिक की उन सभी राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेखे से उसे प्राप्त हुए हों। अर्थात जितना धन अभिकर्ता ने मालिक के लिए प्राप्त किया है वह उसी समय भेज दिया जाना चाहिए। अभिकर्ता को अपना विधिक कमीशन, उसका जो भी कमीशन डिसाइड था उतना कमीशन काट ले और बाकी का जो भी पैसा है वो उसे मालिक को दे देना होगा। और जो धन शून्य या अवैध संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त किया गया है वो भी मालिक जो है प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इस कर्तव्य को उचित रूप से निभाने के लिए अभिकर्ता का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह उचित हिसाब किताब रखे और मालिक के द्वारा मांग होने पर धनराशि को भेज दे। लास्ट इसका है कर्तव्य स्वामी के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने का कर्तव्य, ठीक है। जो भी अभिकर्ता को मालिक ने कार्य सौंपा है तो उसे पूरी निष्ठा के साथ करना होगा और बिना मालिक की सहमति से कोई वो अन्यथा उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अभिकर्ता के अधिकार और कर्तव्य। तो आप लोगों का आई होप समझ में आ गया होगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो अगर आज की क्लास का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।